क्वेश्चन लिखो। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ H2SO4 sample that contains 1.806 into 10 raised to 22 atoms of hydrogen. कैलकुलेट। आपको इसमें कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टर, वॉल्यूम ऑफ H2 obtained at STP। ठीक है, चलो करो सॉल्व। रिएक्शन आपको खुद से लिखनी पड़ेगी, क्या रिएक्शन होगी आप थोड़ा सोचो। तो रिएक्शन AlSO3 प्लस H2 होगा सर। क्या कह रहे हो? Al plus H2SO4 gives, अब एक तो यहाँ से निकल रही है हाइड्रोजन गैस, दूसरा क्या? एल्यूमिनियम सल्फेट आएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, Al2SO4। ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस करो और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर मेरा वेट आ रहा है 0.27 और STP आ रहा है 0.336। देखते हैं, चलो 1-2 मिनट और।
चलो भाई, हो जाना चाहिए अब तक। वॉइस बहुत धीमी आ रही है। वॉइस तो अब मैंने बोलना शुरू किया है, अब आ रही क्या, या अब भी नहीं आ रही? वॉइस आ रही है भाई? आवाज आ रही है? धीमी आ रही है तो क्या करेंगे कुछ। ऐसा कुछ चेंज तो किया नहीं है, 1 मिनट। बाहर क्या डिस्टरबेंस हो सकता है? अभी देखो कुछ चेंज हुआ है क्या? बाहर का बंद किया है। चलो करें भाई सॉल्व। बताओ भाई क्या होगी बैलेंसिंग। So 2Al, 3S2SO4 2Al3H2SO4 और और 3। 3S2 हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से। इसके अंदर ये कह रहा है कि 1.806 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ H। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.806 इंटू 10⁻22। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये है बेसिकली। अगर आप देखोगे तो ये आ, इसको मैं लिख सकता हूँ 18.06 इंटू 10⁻21। और जब मैं डिवाइड करूंगा Na से तो ये 0.03, 0.03 Na। तो ये हो जाएगा 0.015 Na। क्लियर है भाई? समझ में आ रही बात? यस। तो ये अगर 0.015 Na है, इसका मतलब इसके मोल्स हो गए 0.015। तो आप कहाँ से कहाँ पहुंचे, अगर मैप देखोगे, नंबर ऑफ एटम से आप पहुंचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आप पहुंचे मोल पर। अब मोल से मोल, और फिर मोल से जो भी निकालना है वो। तो मोल से मोल, इसके मोल निकाल लो, इसके मोल हो जाएंगे गिवन मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इनटू जिसके चाहिए उसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.010। ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। मोल्स ऑफ H2 कितने होंगे? मोल्स ऑफ H2 विल बी 0.015 अपॉन 3 इंटू 3, 0.01। यहाँ से आप वेट निकाल सकते हैं। यहाँ तक कितने लोग पहुंच गए थे बताओ बेटे? यहाँ तक कितने लोग पहुंच गए थे? किस किसने सही किया भाई, हैंड रेस करो जरा। अंशिका, काजल और आलोक, और बोलो भाई। नमन, नमन हुआ तुम्हारा? अनिकेत, बहुत सारे लोग कर पाए। जो लोग नहीं कर यस सर, वेट आ गया था। अच्छा, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो पता नहीं, आप कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे। देखो मिस्टेक यही होगी कि आप इसको यूज कर रहे हैं। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका यूज सिर्फ स्टोक्योमेट्री की सड़क सिर्फ बीच में है। मोल से मोल निकालने के अलावा स्टोक्योमेट्री का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो वेट आ जाएगा, वेट ऑफ एल इज इक्वल टू 27 इंटू 0.010, दैट इज 0.27 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ H2 आ जाएगा 0.015, 22 ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.336। ठीक, क्लियर? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखो हेडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। लिखो भाई हेडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या चीज है, कब यूज करते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है
पहली बात तो ये कंसेप्ट आता कब है? दिस कंसेप्ट इज अप्लाइड व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट टू और मोर रिएक्टेंट्स इज गिवन। तो इस कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझने के लिए एक आप इमेजिन करो, मान लो मैं एक रूम बना रहा हूँ, एक रूम। उस रूम के अंदर दो डोर्स हैं, चार ट्यूबलाइट हैं और तीन विंडोज हैं। ठीक है, मान लो इससे मिलके रूम बनता है। तो मैं यहाँ इंस्टेंस ले रहा हूँ, मान लो पहला मैंने कहा कि मेरे पास टोटल 20 डोर है। तो 20 डोर है तो बाकी सारी चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो बताओ जरा, 20 डोर के लिए ट्यूबलाइट कितनी लगेगी? 40। 40। विंडो कितनी लगेगी? 30। 30। कितने बनेंगे? 10। 10। दूसरा इंस्टेंस मैंने ले लिया कि इसको मैंने ले लिया 18, और बाकी सारी चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो। तो सर 12। 12 डोर्स, 24 ट्यूबलाइट्स और 12 आर। ठीक है, 12 रूम बन जाए। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, दो ले लेते हैं। मैंने ले लिया ये 12 और ये ले लिया 18, और बाकी दोनों चीजें आपसे पूछी। अब बताओ जरा। सर आर 6 होगा क्या? 6 पिछले वाले में? हाँ, पिछले वाले में 6 होगा। चलो, इसमें बताओ जरा। 12 और 18 है, अब बताओ जरा। 24 ट्यूबलाइट्स और 6 आर। हाँ सही है, बिल्कुल। अब फोर्थ केस में बताना, जरा सोच समझ के बता। 10, 18, अब क्या होगा? बोलो भाई, क्या होगा? बताओ, कोई तो बताओ। जो आप सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, बस उसको बोलो। बोलो भाई। अंशिका, नीट वाली अंशिका, बताओ क्या होगा? सर मुझे लग रहा है 24 और 6 होगा। 24 और 6, अच्छा। 6 रूम बन जाएंगे यानी? तो एक रूम में लग तो दरवाजे रहा नहीं है। होंगे बस। ऐसा रूम नहीं बनाना हमें जिसमें दरवाजे ना हो। आलोक बताओ क्या होगा? सर नहीं बनेगा क्या? नहीं समझ में हाँ, नमन बताओ। सर 20 और 5 होगा क्या? हाँ बिल्कुल सही, 20 और 5। तो ऐसा होगा, देखो मान लो आप प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचो कि आपके पास 10 डोर है और 18 विंडोज हैं आपके पास। तो अब आपको रूम बनाना है, तो रूम बनाना है तो आप पहला रूम आपने बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा। जैसे ही 10 रूम आपने बनाए, 5 रूम आपने बनाए, तो ये खत्म हो गया। तो कितनी ट्यूबलाइट लगी? 20 ट्यूबलाइट लगी। कितने रूम बने? 5। इसका क्या करेंगे?
तो इसका ये होगा कि भाई ये बच जाएगा। कितनी विंडोज बच जाएगी बोलो, कितनी विंडोज बच जाएगी? 3 विंडोज बच जाएंगी। हाँ, 3 विंडोज बच जाएगी। समझ में आ रही बात? तो जब तक मैं आपको एक एक की इंफॉर्मेशन दे रहा था तब तक आप आंसर बता पा रहे थे। मैंने जब 2 की इंफॉर्मेशन दे दी तो अब मुझे ये बताओ कि आपने जो ये डिसाइड किया 20 और 5, ये किसके बेसिस पे किया? डोर के बेसिस पे किया या विंडो के बेसिस पे किया? डोर सर के बेसिस पे। डोर्स। डोर के बेसिस पे। विंडो तो अगर मैं 1000 भी ले लूं ना, ये देखो, यहाँ मैंने ले लिया 1000 विंडोज, और मैं आपसे पूछूं तो फिर से क्या होगा बोलो? यहाँ मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, 20। 15 विंडो यूज होंगी, 3 विंडोज बच जाएंगे। चलो, तो यहाँ फिर से क्या आएगा बोलो? 20। यहाँ फिर से क्या आएगा? 5। यहाँ क्या आएगा? कितनी बचेगी? समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर सर। मुझे फोर्थ वाला नहीं समझ में आया। फोर्थ वाला ऐसा है बेटा, ये 10, जैसे आपने रूम बनाने स्टार्ट किए तो जब आपने 4 रूम बनाए, 4 रूम पर कंडीशन क्या है देखो, 4 रूम पे 8 डोर यूज हो चुके हैं और 16 ट्यूबलाइट यूज हो चुकी है और 12 विंडोज यूज हो चुकी है। ठीक है, 5वां रूम जब आपने बनाया तो 10 डोर, 20 ट्यूबलाइट और 15 विंडोज यूज हो। अब जब आप छठा रूम बनाने गए तो ये अवेलेबल ही नहीं, ये अवेलेबल नहीं, तो आप रूम बनाने का काम बंद कर देंगे और ये कहेंगे कि भाई 18 में से 15 विंडो यूज हुई और 3 विंडो बच गई। बात समझ में आई? बोलो। यस अंशिका समझ सर। में आया? यस सर। तो 5वां केस देखो, क्या 5वां भी आपको समझ में आ गया? 5वां देखो जरा, बोलो भाई। 5वां समझ में आया? ये 10 है यस सर, आ गया 5 वाला। और ये 1000 है। 10,000 विंडो थी और हाँ, 1000 विंडो है तो तो 15 विंडो फिर यूज हुई, 985। 15 विंडो यूज हो गई, बच हाँ, गई। ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? लिमिटिंग का मतलब जो खत्म हो जाए, लिमिटिंग उसी को कहते हैं जो पहले खत्म हो जाए। विंडोज। वो, हाँ, विंडोज, वो रिएजेंट जो खत्म हो जाए। तो ये क्या हुआ बेटा? ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, विंडोज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ भी ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। इसको हम सर क्या डोर बोलते ना। हैं? हाँ, हाँ, डोर हो गया। विंडोज यहाँ पर बच गई, जो बच जाती है उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस, ओके सर। एक्सेस रिएजेंट। समझ में आ रही बात? एक्सेस रिएजेंट को हम लिखेंगे ई आर, एक्सेस रिएजेंट को हम लिखेंगे ई आर। अब मुझे बताओ कि ये जो डोर, ट्यूबलाइट यूज होगी और रूम्स बनेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रीजेंट से पूछोगे या ईआर से पूछोगे? लिमिटिंग। 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 लिमिटिंग रीजेंट से पूछोगे। अगर आप ईआर से पूछोगे ना तो गलत आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ इससे पूछते हैं विंडो से कि भाई कितने रूम बनेंगे, तो विंडो कहेगा कि 3 से 1 रूम बन रहा है, 1000 से 333 रूम बन जाएंगे। और ये कह रहा है कि नहीं, रूम तो इतने ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 10 से 5 रूम बनेंगे बस। तो आप बात किसकी मानेंगे? आप बात मानेंगे एलआर की। बात समझ में आ रही है? आप बात मानेंगे एलआर की। अच्छा, अब मुझे बताओ एलआर ईआर के बारे में क्या डिसाइड करता है? ईआर के 3 टाइप के मोल्स हमारे पास है, ध्यान से देखो भाई, एक चीज देखो आप ध्यान से।
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ LR और यहाँ पर लिख रहा हूँ ER। इसमें एक है इनिशियल, ये मोल्स में कह रहा हूँ, मोल्स, इनिशियल, कंज्यूम्ड और लेफ्ट। तो इनिशियल अगर ए है, एन इनिशियल, इसको मैं ये कहता हूं, तो एन कंज्यूम भी LR के लिए कितना हो जाएगा? जितने हैं सारे कंज्यूम्ड हो जाएंगे। बोलो। अरे हाँ, लेफ्ट कितने हैं? 0। जीरो। जीरो। इसके इनिशियल कुछ होंगे, इनिशियल ऑफ ER। इसके कंज्यूम्ड भी होंगे कुछ, एन कंज्यूम्ड ऑफ ER। और इसके जो लेफ्ट होंगे, लेफ्ट को मैं कह सकता हूं एन लेफ्ट ऑफ ER इज इक्वल टू एन इनिशियल माइनस एन कंज्यूम्ड। ये बात समझ में आ रही है? ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा लिखना क्या है। आलोक बोलो, क्या डाउट है? सर जो बच जाते हैं उनका क्या होता है? हाँ, जो बच गए हैं उनका क्या होगा? वो तो रहेंगे ना बस, उसको फिर आ, वापस करना पड़ेगा, दुकान पे वापस दे देंगे विंडोज। बच जाएंगे तो क्या हो, वहीं पड़े रहेंगे, क्या हो। चलो, अब मुझे बताओ, इन तीनों में ध्यान से सुनना भाई, इन तीनों में LR पे कौन डिपेंड कर रहा है? कौन सी चीज LR से डिसाइड हो रही सर जो लेफ्ट होंगे बचेंगे वो। है? नहीं, लेफ्ट नहीं डिसाइड होगा। नहीं नहीं, कंज्यूम कंज्यूम। सर जो कंज्यूम, कंज्यूम होगा वो होगा ना। हाँ कंज्यूम डिसाइड होंगे LR से। समझ में आ रही बात? कंज्यूम डिसाइड होंगे किससे? अरे बोलो, किससे डिसाइड LR होंगे? से। LR से डिसाइड होंगे। LR LR से। से। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, एक और एग्जांपल है ताकि ये चीज दिमाग में बैठ जाए। मान लो दो दोस्त हैं और दोनों मेले में जाते हैं, A और B। और दोनों ने कहा कि ऐसा है, देखो जब भी हम 5 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 2 रुपए मैं खर्च करूंगा, 3 रुपए तुम खर्च करोगे। हमेशा हम इसी रेशियो में रुपए खर्च करेंगे। अब ये दोस्त है तो, ठीक है। अब ए के पास मान लो 100 ही रुपए और B के पास 1 लाख रुपए। तो मुझे बताओ कि ए को बी के किन रुपयों से मतलब है? ए बी के कौन से रुपए डिसाइड करेगा? खर्च होने वाले रुपए, या शुरू में उसकी जेब में कितने रुपए वो, या लास्ट में उसकी जेब में कितने रुपए वो? ए क्या डिसाइड करेगा बी के बारे में? सर जो उसके पास शुरू में होंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी है। ये जो तो, खर्च करेगा। हाँ, ए ए बी के बारे में ये डिसाइड नहीं करेगा कि भाई अगर तेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो फिर अपने चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। या फिर तू भी मेरे जैसा है, अगर पैसे कम है तभी चलेंगे वरना अपनी बनेगी नहीं, ऐसा नहीं। ए को बी की जेब में कितने पैसे, उससे कोई मतलब नहीं। नहीं, इससे कोई मतलब है कि बाद में उससे कितने बचेंगे। ए को बी से इतना ही मतलब है कि भाई देखो, 2 रुपए मैं खर्च करूंगा, 3 तुम करना, 2 मैं करूंगा, 3 तुम करना। तो जरा बताओ, इसके कितने बचेंगे, जरा बताओ, इसके कितने रुपए बच जाएंगे? इसके 0 बचेंगे। बोलो, अरे बोलो, यस 100 रुपए, 100 रुपए थे तो कितने बचेंगे? अच्छा, इसके खर्च कितने जीरो। होंगे? इसके मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पहले देखो ध्यान से, मैं लिखता हूँ कंज्यूम। तो 100 थे और 100 कंज्यूम हो गए, तो बचे कितने? 0। जीरो। इसके खर्च कितने होंगे जरा बताओ, ए के हिसाब से बताओ। तो इसमें वही फॉर्मूला लगाओ, ध्यान से सुनो, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा जो आप लगाते थे वहां पर, जो अभी तक हम लगाते आ रहे हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा बोलो? 100 इसके रुपए अपॉन इसका कोफिशिएंट 2 इंटू इसका कोफिशिएंट 3। आपको नहीं लग रहा कि 150 रुपए खर्च होंगे इसके? सही है? अरे बोलो भाई।
क्या यस सर। क्या आपको नहीं लग रहा है इसके यस सर। 150 रुपये खर्च? अब 150 बचे कितने तरह? 99,850। तो ए को बी के किन रुपयों से मतलब है? जो वो इनिशियल खर्चा से, करा। इनिशियल से, खर्च जो किए हुए। वो खर्च खर्च हुए, या जो बचे उससे? बोलो, किससे मतलब? जो खर्च हो गया। जो जो खर्च हो खर्च गया। हो गए उससे, बस यही चीज आपको समझनी। अब आखिरी बात देखो, क्या समझनी है आपको? आपको ये समझना है कि जैसे मैं निकाल सकता हूं बी के मोल्स ए से। मान लो रिएक्शन हो रही, ध्यान से देखना भी। ए प्लस बी गिव सी। कुछ कुछ कोफिशिएंट है इसके, 5 है, 7 है, 6। मुझे इसके मोल दिए ए, इसके मोल दिए बी, और मुझे पता चल गया मान लो कि ये एलआर है। तो अब मैं जो बी के मोल, सी के मोल निकालूंगा, वो किससे पूछ के निकालूंगा? सी के मोल किससे पूछ के निकालूंगा? बोलो भाई, एलआर से पूछूं या ईआर से पूछूं? LR। एलआर आप से। आप देखो, ये दोनों दोस्त गए मेले में और सामान खरीदना शुरू किया। 5-5 रुपए का सामान। जैसे ही इसके पैसे खत्म हो गए, बस हो गया खत्म। मेले से बाहर आना पड़ेगा इनको। बात समझ में आ रही है? क्योंकि शर्त क्या लगी थी? मैं जब 2 खर्च करूंगा तो तुम 3 खर्च करोगे। तो मेरे पास पैसे खत्म, तो चलो फिर अब खत्म हो गई बात। अब तुम्हारे पास जो बचे रख लो, रखो अपने। समझ में आ रही? तो कितनी सामान सामान कितना खरीदा गया, ये कौन बताएगा? किसके पैसों से डिसाइड हुआ? बोलो। बी के पास तो बहुत से पैसे अभी भी है। किससे डिसाइड हुआ? बोलो। ए के पैसों से। तो यहाँ आंसर क्या होगा सी का? बोलो। मोल्स ऑफ सी बराबर, बोलो। ए अपॉन 5 into 6। 5 समझ में आ रही बात? अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही? यस सर। यस। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, बी के भी मोल निकालता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि इसके शुरुआत में कुछ मोल थे। मैं बी के मोल निकालता हूँ ए को पूछकर। मैं बी के मोल निकाल रहा हूँ ए को पूछकर। मैं ए को पूछ रहा हूँ, भाई बी के मोल कितने हैं? तो ए क्या कहेगा? ए कहेगा, देख, A/5 into 7। 7A/5। अब मैं ए से वापस पूछता हूँ, ये जो तुमने बी के मोल बताए, ये कौन से बताए? शुरू के बताए? तो ए कहेगा, मुझे कोई मतलब नहीं शुरू में उसके पास कितने। फिर मैं पूछूंगा, कौन से बताए? जो रह गए वो बताए क्या? कह रहे नहीं, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। हो सकता वो लखपति हो सकता करोड़पति हो, मुझे क्या मतलब उससे? तो मैं पूछूंगा, फिर कौन से बताए हैं? तो बताओ क्या बोलेगा वो? ये क्या बोलेगा? सर खर्च करने वाले। हाँ, कंज्यूम्ड बताए। बात समझ में आई कुछ? अरे बोलो। यस सर। हाँ सर। तो क्या समझ में आया कि सी के अगर मुझे मोल निकालने हैं प्रोडक्ट के, या किसी भी और के मोल निकालने हैं, मैं हमेशा एलआर से ही पूछूंगा। बल्कि ईआर के बारे में भी मैं एलआर से ही पूछूंगा। लेकिन ईआर के कौन से मोल मैं एलआर से पूछूंगा? खर्च हुए मोल। बात समझ में आई? जो कंज्यूम्ड हो गया। हाँ, ठीक है। अब आखिरी बात, इसके बाद मैं लिखवाता हूँ इसको, ये सब तो समझाने के लिए था। अब आखिरी बात, मैं आपसे कहूं कि देखो, ये है एक रिएक्शन, 2A+5B गिव्स 3C। आपसे मैंने पूछा एलआर कौन है? ए एलआर है या बी एलआर? ALR है। A। बोलो भाई। A। सर ए होगा। ए एलआर। और कोई आंसर किसी का? सर C। सी। कांट डिसाइड।
और किसी को कुछ लग रहा है? अच्छा नमन बताओ, कांट डिसाइड क्यों? मेले वाले एग्जाम्पल से बताओ ताकि सबको समझ में आ जाए। सर इधर कुछ मतलब डेटा नहीं है, उसमें उसके पास 100 रुपीज थे, लेकिन इधर हाँ हमें पता नहीं कि ए के पास कितने, बी के पास। हाँ बिल्कुल सही। अभी तो ये शर्त लगी है सिर्फ कि तो मैं 2 खर्च करूंगा तो तू 5 खर्च करेगा। अब पैसे नहीं पता है ना कितने हैं। मैंने ले लिया इसके पास 5,000 और इसके पास 25 रुपए। अब कौन एलआर बन गया? बोलो। बी पहले किसके खत्म बी हो बी जाएंगे? ए। पहले किसके खत्म हो जाएंगे? बोलो। बी 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 के। ठीक है। मैंने ले लिए इसके पास 25, इसके पास 5,000, अब किसके पहले खत्म हो जाएंगे? ए के। फिर तो इसलिए बगैर मोल के आप नहीं बता सकते स्टोक्योमेट्री से कि एलआर कौन है। तो कैसे पता चलता है? सिंपल सी बात है कि आप मोल को डिवाइड कर दो स्टोक्योमेट्री से। इसके लिए मिनिमम आ गया वो एलआर। और नारी बात, जैसे मैंने ले लिया यहाँ 25, यहाँ ले लिया 40, तो 25/2 और 40/5, 40/5 8, 25/2 12.5। एनआर कौन हो जाएगा बोलो? एनआर विल बी बी। बात कुछ आ गई समझ में? यस सर। तो अब इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। नई मीटिंग में स्टार्ट करूं क्योंकि ये खत्म होने वाली है। ठीक है। मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री जिसके लिए मिनिमम होगा वो एलआर। ठीक है। ईआर के बारे में सर स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट चलेगा लिखा तो? क्या कह रहे हैं? स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट लिखा तो चलेगा क्या? हाँ वही है ना, मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री या स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट एक ही बात। ओके मोल्स सर। अपॉन स्टोक्योमेट्री जिसके लिए मिनिमम होगा वो एलआर है। उसके बाद ईआर के बारे में देखो। ईआर क्या होता है? वो रिएक्टेंट जो बच जाए। तो अब मोल्स ऑफ ईआर लेफ्ट क्या होगा भाई बोलो? मोल्स ऑफ ईआर इनिशियल माइनस, इसमें से एलआर कौन डिसाइड करेगा? इसका फॉर्मूला कंज्यूम। क्या रहेगा बोलो? कंज्यूमर। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? मोल्स ऑफ एलआर अपॉन इसका कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट? एलआर का, इनटू किसका कोफिशिएंट? इनटू ईआर का कोफिशिएंट। जैसे हम करते थे बिल्कुल वैसे ही। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही? और आखिरी बात ये कि प्रोडक्ट के मोल्स एलआर ही डिसाइड करेगा। अब एक स्टूडेंट ने परसों की क्लास में एक सवाल पूछा था कि सर आपने यहाँ कंज्यूम क्यों लिखा? मोल्स जो ऑफ, मैंने पूछा। मोल्स ऑफ ए बाई अल्फा इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी बाई बीटा। कंज्यूम्ड क्यों लिखा है? कंज्यूम्ड इसीलिए लिखा है कि अभी आपको समझ में आ गया, और कंज्यूम्ड अगर मैं ना लिखूं तो क्या दिक्कत है? तो मान लो बी अगर ई आर है, तो ई आर के कौन से मोल का रेशियो होगा? ई आर के सिर्फ कंज्यूम मोल का ही रेशियो होगा, बाकी किसी मोल का रेशियो नहीं होगा। इनिशियल से कोई मतलब नहीं है ए को, ना लेफ्ट से कोई मतलब। समझ में आया अंशिका? यस सर। चलो इसको आप नोट कर लो।
सर मान लीजिए कंज्यूमर ना हो, ओनली इनिशियल दिया हो, तो उससे एलआर डिसाइड नहीं हो सकता। क्या पूछ रहे हैं अंशिका? माइक ऑफ था मेरा। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए कंज्यूमर ना हो और इनिशियल दिया हो, उससे एलआर का पता नहीं चलेगा। नहीं, इनिशियल के बगैर एलआर नहीं। कंज्यूमर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक और पॉइंट लिख लो, मोल्स ऑफ एलआर लेफ्ट बराबर 0। ऑब्वियस पॉइंट है, लेकिन फिर भी कभी कभी भूल हो जाती है। हो गया भाई? बड़े आगे। यस सर। चलो ऐसा सवाल एक आसान सा कर लो। 2a प्लस 5b प्लस 8c मोल्स ऑफ ए, ये सब इनिशियल मोल्स है। इनिशियली आपसे पूछा है मोल्स ऑफ डी फॉर्म मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट्स, या मोल्स ऑफ ई आर लेफ्ट भी आप लिख सकते हैं। मोल्स ऑफ ई आर लेफ्ट। सर जो नंबर ऑफ डी फॉर्म्ड होंगे वो 25 मोल्स होंगे, और जो एन ए लेफ्ट होंगे वो 0.5 होंगे, और एन बी जो लेफ्ट होंगे वो 0.75 होंगे। अच्छा, तो एल आर कौन निकला? सी। 13/2, 32/5, 50/8, 50/8। 6.5,
ये हो गया 6.4, 6.4 और 6.25। 6.2। ये हो गया भाई एल आर। दिस इज एल आर। सबका आ गया भाई, ये एल आर। तो जब ये एल आर है यस सर। तो डी के मोल्स बनेंगे। किससे पूछोगे? ए बी सी किससे पूछोगे? सी से। 25 मोल डी के बनेंगे। ए के मोल कितने बचेंगे? लेफ्ट 0.5। 13 तो है, माइनस। अब 12.5। ई के मोल ए से पूछेंगे तो ए बता तो देगा, लेकिन ए कौन से मोल बताएगा? खर्च हुए। सही है ना? यस सर। सर ER 0.8 आ रहा है। क्या? ER लेफ्ट जो है वो 0.8 आ रहा है। नहीं तो ए आर लेफ्ट मतलब, अरे भाई दोनों का अलग अलग निकालना। यार दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। बी के कितने लेफ्ट हैं? बी और ए दोनों ही ई आर है, दोनों ही ई आर। समझ में आ रही बात? हाँ, हो जाएगा। सर इसका आएगा 0.75। 0.7। सही है एकदम। ये आंसर रहेंगे। ठीक है, समझ गए भाई? बोलो। यस सर। तो ये सबसे पहले आप सवाल में देखेंगे कि एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है या एक से ज्यादा की गिवन है। अगर एक से ज्यादा की गिवन है तो आप फिर ऐसे ही करेंगे इसको। क्लियर है भाई? यही सवाल आप डेटा के फॉर्म में भी कर सकते हैं। एक सवाल देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तो यहाँ देखो आप ध्यान से, एक पॉइंट लिखो यहाँ पर कि यहाँ पर आपने लिखा मोल्स के बारे में फॉर्मूला लिखा। वेट के बारे में क्या फॉर्मूला हो? वेट लेफ्ट अगर आपसे पूछा जाए तो वेट लेफ्ट ऐसे ही निकलेगा। वेट लेफ्ट बराबर वेट इनिशियल माइनस वेट कंज्यूम। ठीक है भाई? तो आप या तो मोल से निकाल लो, मोल्स लेफ्ट इनटू जीएमएम कर लो, या फिर मोल्स को छोड़ो, सीधा डायरेक्ट वेट बराबर वेट माइनस दिस वेट। और ये जो वेट निकलेगा दिस विल बी मोल्स कंज्यूम्ड इनटू जीएमएम, और मोल्स आपके हजार से आ जाए। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब ये है, ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, मोल्स वेट बराबर मोल्स इनटू जीएमएम, ये फॉर्मूला हर टाइप के मोल के लिए एप्लीकेबल है। यानी इनिशियल मोल बराबर इनिशियल वेट बराबर ये इनिशियल हो जाए, कंज्यूम्ड बराबर तो कंज्यूम्ड हो जाए, लेफ्ट बराबर तो लेफ्ट हो जाए। ठीक है? यानी शुरू के मोल, बचे हुए मोल, खत्म हुए मोल, गिरे हुए मोल, पड़े हुए मोल, उड़ते हुए मोल, जो भी आपको वेट निकालना है वो उसी टाइप के मोल से निकल जाए। बात समझ में आ रही है? यानी अगर आपसे पूछे गिरा हुआ वेट, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? गिरे हुए मोल्स। गिरा हुआ मोल हाँ बस। इंटू GM। उड़े हुए मोल्स, उड़ा हुआ वेट। उड़ा हुआ वेट वो। क्या बात। डिप्रेशन में वेट। डिप्रेशन में डिप्रेशन मोल इनटू जीएमएम। डिप्रेशन वाले मोल। ऐसे ही होगा भाई। तो मुझे पूछा है वेट ऑफ ई आर लेफ्ट,
तो मोल्स ऑफ ई आर लेफ्ट इनटू जीएमएम कर दो। चलो करो सुन। सर क्वेश्चन सही से दिखाई नहीं दे रहा है। 0.4 ग्राम मैग्नीशियम reacts with 3.2 ग्राम ऑक्सीजन। तो वेट जो होगा वो 3.98 आएगा और जो लेफ्ट होगा वो 1.62 आएगा। 1.62 इस टाइप का डेटा कैसे आ रहा नहीं, वेट जो होगा वो 3.98 आएगा, mg होगा। है? वन तो सीधा सीधा 3.98 कैसे आ रहा है? मतलब मैं कह रहा हूँ ये जो डेटा आप बता रहे हैं वो, चलो बैलेंस करो पहले इसको। So 2 mg, So 2 2 mg mg 2.02 is equal to ध्यान 2 रखना भाई, mg. O2 कैसे लिखा मैंने, O क्यों नहीं लिखा? तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन गैस के साथ ही तो रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन गैस मतलब क्या? बोलो, O2 या O? ऑक्सीजन गैस क्या होती सर O2 ही होता है O2 गैस में. है? O2। O2। ठीक है, अब सर सोचो। वेट फॉर्म 4 ग्राम आएगा। हाँ हाँ, वो ये सही आंसर बता रहे थे, 4 ग्राम। चलो करें भाई सॉल्व, तो ये है 2.4। तो 3.98 का मतलब तो 4 ग्राम हुआ। 3.98 मतलब 4 नहीं, 4 ही आ रहा है। चलो मोल्स निकालो एमजी के। एमजी के मोल्स बराबर हो जाएंगे आपके 0.1। O2 के मोल्स 0.05। 0.05, क्या बात है, 0.1 ही तो है। अरे अभी तो O2 के मोल यही है ना इनिशियल, 3.2/32। क्या भाई? 0 पॉइंट, हाँ हाँ सर सही है। तो मोल्स, अब एलआर कौन हो गया? ये हो गया आपका एलआर। mg LR होगा। तो इसका, इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ एमजी।
और सब mg हो जाएंगे 0.1, यानी वेट हो जाएगा 40 इंटू 0.1, 4 ग्राम। वेट ऑफ O2 इनिशियली, सॉरी, मोल्स ऑफ O2 इनिशियली है, मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम्ड क्या होगा? तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि ये 2 पे 1 खर्च हो रहा है, यानी 0.1 पे 0.05 खर्च होगा। ठीक है, गिवन मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट से भी यही निकलेगा, 0.1/2 इंटू 1। तो लेफ्ट कितना हुआ? 0.05। तो वेट कितना हुआ? वेट ऑफ O2 लेफ्ट 32 इंटू 0.05, 1.6 ग्राम। क्लियर है? बहुत आसान से सवाल था। ठीक है, यस सर। समझ गए भाई? यस सर। चलो, अब एक और सवाल करो इसमें। हो गया था ये? यस। क्वेश्चन लिखो। सवाल करो। अब मैं मोलारिटी भी ले आया इसके अंदर, और मोलारिटी बहुत आसान है, देखो। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ये होता है मोल्स। मोल्स ऑफ एच, एच क्या है भाई? HCl। यस सर। मोल्स ऑफ HCl 40 ml इंटू 0.5, 40 इंटू 0.5 20 हो गया, लेकिन 20 में फिर 10⁻³ 0.02। सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो, उसे बैलेंस करो। सर HCl plus NaOH हम्म, react with NaCl plus H2O. हाँ, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2, सही है। तो इसका आंसर 0.2 है। हम्म, इसका आंसर 0.2 ग्राम आएगा। अच्छा, कौन बचेगा? कौन बचेगा, HCl या NaOH? NaOH। अच्छा, ठीक है, चलो देखते हैं, करो भाई सब लोग। NaOH का GMM देखो 40 आ रहा है।
सर मोल्स ऑफ HCl 1/50 आएंगे क्या? हाँ वही 0.02। चलो भाई मैं कर लेता हूँ सॉल्व इसको। सर GMM 36.5 आएगा। हाँ GMM, हाँ 36 पॉइंट, हालांकि उसकी जरूरत पता नहीं पड़ेगी या नहीं। तो यह 1 ग्राम और यह 40 ml 0.5। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इस सवाल को मैं आपको और एक इसमें चीज बता रहा हूँ, पूरे सवाल को हम मिली मोल्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, मिली मोल्स, मिली मोल्स में सॉल्व कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है? फायदा यह है कि आपको पॉइंट की दिक्कत नहीं। जैसे ये हो गया 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम बटे 40, यानी ये हो गया 25 मिली मोल्स। समझ में आ रहा है? मिली हो गया, सब सब कुछ मिली में कन्वर्ट हो गया। यह है 40 ml और 0.5 मोलार। तो फिर से इसमें मिली आ रहा है, इसका मतलब m/v, इससे भी जो मिलेगा वो क्या मोल होंगे, मिली मोल होंगे या मोल होंगे? बोलो, बोलो भाई। सर मिलीमोल। मिली मोल। मिलीमोल। मोल होंगे। इसके 25 मिलीमोल, इसके 20 मिलीमोल। आप देखो कितना आसान हो गया सवाल। तो आपको समझ में आ ही रहा है कि मोल्स ऑफ NaOH लेफ्ट इज इक्वल टू 20 में से 20 खर्च हो जाएंगे तो 5 मिलीमोल्स बचेंगे। सही है? तो वेट लेफ्ट बराबर 40 × 5, यानी 200 मिलीमोल, 200 मिलीग्राम। और 200 मिलीग्राम मतलब 0.2 ग्राम, ये आंसर आएगा। 0.2 ग्राम कितने लोगों का आया? सर मेरा। चैट में हैंड रेज करो भाई, अनिकेत, अंशिका और नमन, बहुत सारे लोगों का आया था। अच्छी बात है भाई, जिनका नहीं आया था देखो, बहुत आसान सवाल था। एक आखिरी सवाल हम करते हैं, फिर होमवर्क देंगे आपको। सर अगर इस सवाल को मिली मोल से नहीं करते तो क्या करते, एक बार वो बताओगे? बता देता हूँ ना। तो आप क्या करो, 1/40 और 40 × 0.5 × 10⁻³ 1/40 हो जाएगा आपका 0.025, और ये हो जाएगा 0.02। तो कौन LR आएगा? ये आ गया LR। तो मोल्स ऑफ ER लेफ्ट बराबर 0.025 माइनस मोल्स ऑफ ER कंज्यूम्ड, कंज्यूम निकलेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 0.005। मोल्स ऑफ ER लेफ्ट बराबर 0.005। तो वेट ऑफ ER लेफ्ट बराबर 40 × 0.005। ठीक है, तो हो गया 200 और 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट। ठीक है, बोलो भाई। सर्वेश का नाम? यस सर। सर समझ गया, समझ गया। हाँ, चल। अब नेक्स्ट एक आखिरी सवाल करो। जिंक एंड I2 इक्वल वेट्स, ऐसा लिखो, इक्वल वेट्स ऑफ zinc and I2 react to form ZnI2. Calculate fraction of ER left. Assume GM, एज्यूम मतलब थोड़ा सा GM इनका अलग होता है जिंक का, लेकिन अभी सवाल की आसानी के लिए 63.5 ले लो इसको। और आयोडीन तो होता है 127। सर वो GAM होगा या GM? GAM है ये।
जिंक का 63.5, आई का 127। सर 0.743 आएगा। 0.743। 743। देखो एग्जैक्ट आना चाहिए। ये आप समझ पा रहे, पूछा सर क्या? आ तो यही रहा। पूछा ये है कि जितना हमने ईआर लिया था शुरू में, उसका कितना फ्रैक्शन बच जाएगा, ये पूछा। बहुत आसान सवाल है। थोड़ी वर्डिंग की वजह से टफ लग रहा है, लेकिन आसान। सर मेरा भी यार 0.743। चलो भाई, टाइम कम है, सॉल्व करते हैं। तो जिंक प्लस आई टू गिव जेड एन आई टू। दोनों का वेट है डब्ल्यू डब्ल्यू। दोनों के मोल्स होंगे W/63.5, W/254। ये हो गया एल आर, ये हो गया ई आर। तो ई आर के मोल्स लेफ्ट कितने होंगे? मोल्स ऑफ ई आर लेफ्ट, लेफ्ट हो जाएंगे इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड इंटू 1 इंटू 1। ये हो गया लेफ्ट। तो फ्रैक्शन लेफ्ट कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन यही होगा, माइनस इतना तो बचा है, और शुरू में लिया कितना था, बोलो। ठीक है, डब्लू 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 खत्म, और ये इसका 4 गुना है, तो ये 4 बार 1 - सर 3/4 आ रहा है। 3/4। 3/4 इज द करेक्ट आंसर। यस सर, 3/4 ही आ रहा है। क्लियर? चलो ठीक है फिर, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।
होमवर्क आप लोग लिखो, होमवर्क। जेई वाले लिख लो होमवर्क। तो 81 से 100, 81 to 100 जेई वाले। 81 से 100 नीट वाले।